And sir, how the journey of Atelier we actually started? डे 1 से मतलब मेरे को क्लियर था कि इंदौर में आके ही मेरे को खोलना है। Yes sir. ये सब घूमने के बाद, काम करने के बाद, पढ़ाई के बाद अब मुझे लग रहा है कि इंदौर इज़ रेडी। जो इंदौर में एक ह्यूज गैप था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, वो मैं कैसे फिल कर सकता हूँ, मैं क्या इंदौर में लाके दे सकता हूँ। फिर 2022 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पहले जनवरी में मैं वापस आया। फिर सोचा कि नाउ इट्स टाइम कि मैं खुद का ब्रांड बनाऊँ। Sir, what's the biggest gap in the Indoor's market? पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ कुजीन बहुत कम है इंदौर में। वेस्टर्न के नाम पे वही पिज्ज़ा, वही पास्ता, वही बर्गर्स। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को है। ये एक मेरे को गैप लगा। और दूसरा था कॉकटेल्स। इंदौर में कॉकटेल कल्चर नहीं है। Okay. You have got a dish. उस डिश पे फॉर एग्जांपल 5-7 लोगों ने 10 लोगों ने काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिव्यूज़ दिए हैं। सो अब उसमें सर चेंजेस कैसे करते हैं आप? एक तो फीडबैक कैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट अगर वही चीज़ पे लोग टारगेट कर रहे हैं तो फिर हम उसको बिल्कुल चेंज करते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी अच्छा आ रहा है और 1-2 लोगों ने बोल दिया कि यार बिल्कुल अच्छा नहीं है, सॉरी, Yes sir. अब मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो। True sir. Sir, who is your favorite chef in the world? मैं हमेशा गॉर्डन रैमजी को देखता हूँ। जो उसने अचीव करा है एज अ शेफ, वो मैं मानता हूँ अभी तक का दैट्स द पिनेकल ऑफ व्हाट अ शेफ कैन अचीव। Okay. How you are going to tell people what exactly Atelier V is in one line? It's a place with great food, great drinks and great service. Hello guys, welcome to the Folks of India. Again, it is one of the most enthusiastic podcasts you will ever see because as we've got Mr. Vedant Nevatia sir, he is founder of Atelier V restaurant and also he's one of the most prominent chefs you will ever come across. Like food से related guys, आज जितनी भी चीज़ें हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री के ऊपर, how are the future dynamics are going to work and all this thing. So thank you so much Vedant sir. Thank you. For coming, giving your precious time. Definitely. तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि क्या बातें होती हैं। Yeah. आई होप इट्स फन। Yes, definitely, sir. Sir, can you please give a brief description about how your chef's journey actually began? तो बेसिकली मैं इंदौर का ही हूँ। Yes, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। डेली कॉलेज में मेरी स्कूलिंग हुई है। फिर 12th फिनिश करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं हायर एजुकेशन कलनरी आर्ट्स में ही परस्यू करूँगा। Yes, sir. जो प्रॉपर फॉर्मल शेफ़ ट्रेनिंग लूँगा। पहले मैं कनाडा गया, फिर उसके बाद IHM औरंगाबाद गया 1 साल के लिए। लेकिन हमेशा से मुझे यूरोप अट्रैक्ट करता था, तो उसके लिए मैंने स्विट्ज़रलैंड डिसाइड करा कि स्विट्ज़रलैंड में मैं शेफ़ की फॉर्मल ट्रेनिंग लूँगा। और स्विट्ज़रलैंड इन जनरल हॉस्पिटैलिटी के लिए सबसे फेमस कंट्री मानी जाती है और वहाँ के कॉलेजेस भी वर्ल्ड के हमेशा टॉप 10 में आते ही आते हैं। तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, तो स्विट्ज़रलैंड में गया, 3 साल पढ़ाई करी वहाँ पे। मैंने वहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी लिया उनका। इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम कि आप जितना पढ़ते हो आपको उतना काम भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर कपल ऑफ कंट्रीज़ में मैंने काम करा। फिर कोविड के टाइम आई डिसाइडेड कि घर पे बैठने से अच्छा है कि वाई नॉट अपने स्किल सेट को और बढ़ाऊँ मैं। Yes, sir. तो फिर मैंने मास्टर्स परस्यू करा कलनरी में नहीं, लेकिन रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी ओनली। वो भी मैंने वापस स्विट्ज़रलैंड से करा। मैं वापस गया। Okay. फिर और मैंने काम करा। उसके बाद फिर इंदौर। And sir, how the journey of Atelier V actually started and also the name as well, sir. जर्नी ऑफ एटेलियर वी डे 1 से मतलब मेरे को क्लियर था कि इंदौर में आके ही मेरे को खोलना है। Yes, sir. ये मतलब मैं इस हिसाब से ही निकला था कि जब भी आऊँगा व्हेन द टाइम इज़ राइट, लेकिन इंदौर में ही करूँगा मैं। ये सब घूमने के बाद, काम करने के बाद, पढ़ाई के बाद सोचा कि अब मुझे लग रहा है कि इंदौर इज़ रेडी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जो इंदौर में एक ह्यूज गैप था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, वो मैं कैसे फिल कर सकता हूँ। मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अपना एक्सपीरियंस है, मैं क्या इंदौर में लाके दे सकता हूँ। तो सब एवरीथिंग वाज फिटिंग इनटू प्लेस। और फिर 2022 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पहले जनवरी में मैं वापस आया इंदौर। और फिर सोचा कि नाउ इट्स टाइम कि मैं खुद का ब्रांड बनाऊँ। और एटेलियर वी इसीलिए नाम ऐसा मैंने चूज़ करा है क्योंकि एक रेस्टोरेंट है एटेलियर क्रेन करके US में। एक बहुत फेमस लेडी शेफ़ है डोमिनिक क्रेन। तो वहाँ से मेरे को वो नाम बहुत इंट्रीगिंग लगता था कि एटेलियर और ख़ुद का नाम भी यूज़ कर रहे हैं वो। तो फिर एटेलियर का मतलब फ्रेंच वर्ड में होता है वर्कशॉप, मतलब एक आर्टिस्ट की अपनी खुद के जो वर्कशॉप जहाँ पे आप चीज़ें क्रिएट करते हो। तो इसीलिए मैंने नाम सोचा कि एटेलियर तो होगा ही। मैं उसको पहले एटेलियर वेदांत बोलना चाहता था,
लेकिन उनको थोड़ा नार्सिसिस्टिक लगा कि आर्टिलियर वेदांत, अभी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ है मेरा कि इस नाम पे चले, तो मैंने इसलिए आर्टिलियर वी रखा, छोटा सा, क्रिस्प, क्लीन। Yes. तो बेसिकली इसका मतलब है वेदांत आर्टिलियर कि मैं जहाँ पे अपनी चीज़ें क्रिएट करता हूँ, okay. माई माइंड इज ओपन एंड आई माई क्रिएटिविटी फ्लोस, तो इसलिए मैंने आर्टिलियर वी नाम रखा है इसका। Okay, so like sir, when you come back, so industry already competitive रहती है, फूड इंडस्ट्री। फिर भी सर आपका क्या मोटिवेशन था कि नहीं, आई वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन इंदौर इटसेल्फ एंड फिर कॉम्पीट करूँगा? कंपटीशन तो हमेशा रहता है और कंपटीशन एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंटर्स उसको गलत वे में देखते हैं, एक दूसरे का बिजनेस काटने में लगे रहते हैं, लेकिन कंपटीशन इज़ गुड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट इवन कंज्यूमर्स के लिए। यस सर। मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता रेस्टोरेंट है, मैं ही लेके बैठा रहूँ, आप 1-2 महीना हो गया बोर हो जाओगे। तो जितने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, लोग उतना ज़्यादा शफल कर सकते हैं, उतना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आप खाना खाने जाते हो बाहर, तो खाना तो घर पे भी बन जाता है, लेकिन आप बाहर क्यों जा रहे हो? कुछ एक्सपीरियंस करने, कुछ नया टेस्ट करने, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ प्रोवाइड करो, और इसमें जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे गेस्ट को, लोग उतना बाहर जाएंगे। आदमी एक ही जगह जा के कोई नहीं जा सकता। आप जैसे एक चीज़ 10 बार नहीं खा सकते, आप बोर हो जाओगे 10 दिन अगर आप एक ही डिश खाए जा रहे हो। तो सेम अगर आप एक ही जगह, यार इंदौर में कुछ भी अच्छा नहीं है तो चलो वहीं चलते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। रनियारा आज ये खुला है, चलो ये ट्राई करते हैं, फिर आपने थोड़ा शफल करा, फिर बोले नहीं आज आर्टिलियर चलते हैं, आज अच्छा बर्गर खाने की इच्छा हो रही है। तो कंपटीशन मैं तो मतलब इस हिसाब से देखा ही नहीं कि फूड इंडस्ट्री कंपटीशन है, इतने रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं तो मैं क्यों घुसूँ इस मार्केट में। नहीं, क्यों नहीं, मैं वाई नॉट, मैं घुसूँगा, कुछ नया प्रोवाइड करूँगा, नया एक्सपीरियंस दूंगा, एक गैप को फिल करने की कोशिश करूँगा जो लैकिंग मुझे लगा इंदौर में है। तो ये एक मतलब ऐसा कंसर्न नहीं था कि कंपटीशन है। एंड सर, व्हाट्स द बिगेस्ट गैप दैट यू फाइंड एग्जिस्टेड इन द इंदौर मार्केट? पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ कुजीन बहुत कम है इंदौर में। इंदौर में ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन फूड तो चलो भरपूर है यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, यहाँ पे एक पैन एशियन का बहुत ग्रोथ हुआ है। ओके। सारे 5 स्टार होटल्स में एक पैन एशियन रेस्टोरेंट खुला है उनका स्टैंड अलोन। अब बड़ी बड़ी चेन्स आ गई हैं पैन एशियन रेस्टोरेंट्स की। तो मुझे लगा कि यूरोपियन फूड, अमेरिकन फूड, ब्रिटिश फूड, मतलब वेस्टर्न, बेसिकली थोड़ा वेस्टर्न कुजीन तो है ही नहीं इंदौर में। वेस्टर्न के नाम पे वही पिज्ज़ा, वही पास्ता, वही बर्गर्स, और क्या। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को है। तो ये एक मेरे को गैप लगा, डाइवर्सिटी। और दूसरा था कॉकटेल्स। इंदौर में कॉकटेल कल्चर नहीं है। ओके। जो कॉकटेल एक खुद में एक दुनिया है, मतलब खुद ही एक आर्ट फॉर्म है, एक उसका एक अलग ही ब्रांच में, अब तो एक अलग ही ब्रांच हो गया है वो हॉस्पिटैलिटी में। कॉकटेल्स नहीं थी इंदौर में। इंदौर में बियर, जिन, मतलब स्ट्रेट ड्रिंक्स या, एंड कॉकटेल इज़ नॉट समथिंग कि आप वो पिए जा रहे हो 2-3 कॉकटेल पी तो उसको कुछ नए फ्लेवर्स होते हैं, आपके पैलेट के लिए कुछ नया होता है, और उसके आप बहुत ट्रेमेंडस चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो कॉकटेल और डाइवर्सिटी ऑफ कुजीन 2 बहुत बड़े गैप्स थे इंदौर में। ओके। जो मुझे लगा नहीं है, मतलब कोई नहीं दे रहा है अभी। तो इस गैप को मैं उस सेगमेंट में मैं घुसना चाहता था। ओके। तो इसीलिए मैं आर्टिलियर वी एक कैजुअल फाइन डाइन एक्स कॉकटेल बार, हम अपने आप को इतना वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि हम वी आर अ कॉकटेल बार। ओके। नॉट जस्ट अ बार, यस सर, बट अ कॉकटेल बार। एंड सर, हाउ यू आर गोइंग, एटिलियर वी की अगर अपन बात करते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू टेल पीपल व्हाट एग्जैक्टली एटिलियर वी इज इन वन लाइन? इट्स अ प्लेस विथ ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट सर्विस। ओके। 3 pillars of hospitality. Yes, sir. And sir, talking about hospitality industry, for example, if someone is new in that and someone wants to pursue also, Yeah. like अपन ने सर डिस्कस करा था कि यूजुअली लोगों के एम्बिशंस और होप्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं when they passed out from it. So like इसके पे सर थोड़ी अपन बात करते हैं, like what exactly hospitality की इंडस्ट्री में अगर जाते हैं, so what are the 3 things that a person should already hold in his own soul? See, it's an industry for others. ये इट्स अ पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो इसमें आप जो काम कर रहे हो आप दूसरे के लिए कर रहे हो। इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द नंबर 1 थिंग। कितना भी अच्छा खाना बना लो, कितनी भी अच्छी सर्विस दे दो, अगर एंड ऑफ द नाइट कुछ ख़राब हो गया और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो पूरा एक्सपीरियंस उसके लिए ज़ीरो हो जाता है। तो लोगों को ये होना चाहिए कि यू हैव टू बी रेडी टू डील विद पीपल, और हर इंसान अलग है। यस सर।
हर दिन हर इंसान अलग है, वो तो ठीक है, हर इंसान दूसरे दिन भी चेंज हो जाता है। मतलब आज मेरा मूड ख़राब है, मैं कहीं बाहर चले गया तो मैं अपना गुस्सा कहीं और निकाल सकता हूँ। जनरल में भले अच्छा इंसान हूँ। हाँ। तो ये आपको डील करने की आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कोई कस्टमर चिल्लाएगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, बहुत सारे इंसिडेंसेस आते रहते हैं। दूसरी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री क्योंकि इसके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं। मतलब इन जनरल जैसे इंदौर में जैसे अभी 12 बजे सारे रेस्टोरेंट्स को बंद होना पड़ता है क्योंकि लॉ है। लेकिन अब कुछ शहर हैं जहाँ पे 4 बजे तक भी चलता है, 6 बजे तक भी चलता है। अब लोग तो काम करेंगे उसमें, तो यू हैव टू बी रेडी टू वर्क वेरी ऑफ आवर्स, ऑफ डेज। छुट्टियाँ मत सोचना कि क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली हम घर पे बैठ के बनाएंगे। नहीं, ये हमारे लिए पीक सीजन टाइम होता है। तो आपको ऐसे ऑड आवर्स में, ऑड डेज पे काम करना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आप अच्छी जगह काम करते हैं तो बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्री है। मतलब जैसे मेरे रेस्टोरेंट में मैं अपनी टीम पे प्रेशर डालते रहता हूँ क्योंकि मेरे को एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मेरे को उनको सिखाना भी है एट द सेम टाइम। तो इट्स अ हैवी प्रेशर वाली इंडस्ट्री है बहुत। तो आप सुनने की क्षमता भी रखो। हाँ, मतलब आपकी चिल्लाएगा, लाइक से इट्स लाइक आवर बेबी ना। हाँ, ये जो बिजनेस है। हाँ, मतलब वो अब दूसरों को समझाना मुश्किल है वो चीज़। मेरा बिजनेस है, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है, मैंने फैमिली का पैसा इन्वेस्ट करा है, जो भी। लेकिन सामने वाले के लिए, बहुत लोगों के लिए इट्स अ मियर जॉब, सिर्फ एक नौकरी है मेरे लिए। मेरे को एक पेचेक आ रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना। इन्होंने पैसा लगाया, बर्बाद हो, मैं दूसरी जगह जाके काम कर लूँगा। तो वो मेरा काम है उनको प्रोवाइड करना है कि चलो ये तो जो नेसेसिटीज़ है, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो मैं उनको सिखा रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप कैसे बेटर बनो। तो आप बेटर बनोगे तो जब आप खुद का रेस्टोरेंट खोलोगे, या जब आप जीएम बनोगे कहीं के, या बड़ी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, होटल्स में जाओगे, तो ये सब स्किल सेट आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ये इंस्टिल मैं करना चाहता हूँ। अभी जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो एकदम फ्रेश यंग लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इट्स अ डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। टीवी पे, इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी शेफ्स की लाइफ देख के मत आओ। वो तो सिर्फ अच्छा पार्ट दिखा देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चलता है उनके रेस्टोरेंट्स में, उनकी टीम के साथ, वो कोई नहीं दिखाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रू सर। एंड सर, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब इंडस्ट्री इसकी सेंट्रिक है, बट सर एक कोई पैरामीटर नहीं जिसपे हम प्रेडिक्ट कर सके कि इस पैरामीटर पे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। तो सर आप किस तरीके से समझते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जो भी है? कुछ तो बहुत बेसिक है। जैसे आप कस्टमर को जब ऑब्जर्व करते हो, आप देख सकते हो उसका मूड कैसा है। जब पहला बाइट लेता है डिश का, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, ऐसे कर रहा है कि आंखें खुल गए और वाह, वो होता है, एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, बॉडी लैंग्वेज देखना। दूसरा होता है कि जब प्लेट आ रही है वापस तो कितनी साफ है। अगर उसमें बहुत सारा खाना बचा है तो उसको एकदम पसंद नहीं आया। अगर बहुत सारा खाना बचता है तो जनरली आदमी फिर उसको टेक अवे करवा लेता है कि नहीं, हम पेट भर गया तो प्लीज़ पैक इट अप। अगर थोड़ा सा ही बचा है तो मतलब पेट भर गया है इसलिए नहीं खाया, एकदम ही हाथ नहीं लगाया एक बाइट में, मतलब एकदम ही ख़राब लगा उनको। तो ये एक पैरामीटर है। सेम विद ड्रिंक्स ऑल्सो। अगर कोई कॉकटेल नहीं अच्छी लगती तो मैं दिखता है कि कस्टमर छोड़ देता है। और फिर तीसरा है, वो तो फिर जो फीडबैक लेते हैं वो उसमें कुछ सीधे बोल देते हैं, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत ही बेकार था, ऐसा वैसा। तो ये 3 क्यूज़ हैं। ओके। कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं। ट्रू सर। एंड सर, लाइक एज अ शेफ आपने जब स्टार्ट करा था एंड देन यू कम इनटू द बिजनेस, सो आप किचन संभाल रहे थे या फिर मैनेजमेंट वाला पार्ट संभाल रहे थे? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो किचन में, बट ग्रो बिजनेस को करना है, तब वो उसको बैलेंस आउट कैसे करा आपने उस थिन लाइन को? इच्छा तो मेरी अभी भी हमेशा किचन में रहने की होती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ एक किचन एक छोटा सा पार्ट है पूरे बिजनेस का। बार होता है, HR होता है, फाइनेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सर्विस होती है, परचेजिंग होती है, प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये डील करना पड़ता है। और ये वो मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे पास उतने केपेबल लोग आगे बैठे हैं कि मैं आँख बंद करके संभाल सकता हूँ। अभी क्योंकि जो ये है, इट्स अ सोल रन प्लेस। मेरा कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है इसमें। सर यूजुअली जब भी कोई ऐसे वेंचर्स में आते हैं तो यूजुअली पार्टनर्स हैं, उनके साथ में करते हैं। सो लाइक आप इसे सोच होता है, मतलब क्योंकि एक तो बहुत कैपिटल हैवी है। अगर आप कुछ अच्छा खोलना चाहो तो बहुत यू नीड अ गुड फाइनेंस बैकअप। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है, खर्चे बहुत होते हैं हमारे। तो उस रीज़न से बहुत सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं।
कुछ होते हैं कि कुछ कोई 2-3 लोग विजन एक शेयर करते हैं तो साथ में खुलते चलो अपना आगे बढ़ा। लेकिन मेरा डे 1 से था कि मैं तो नहीं काम कर पाऊंगा किसी और के साथ। मेरे आइडियाज़ बहुत मेरे हैं, मैं नहीं चाहता कोई 10 लोग उसमें इंटरफियर करें या फिर फिर लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं। बहुत पेटी चीज़ें होती हैं, अरे मेरे गेस्ट आ रहे हैं इनको फ्री में खिला देना, अरे इनको देख लेना, अरे इनको 1 बजे तक बैठा देना, जब समय 12 बजे का है बैठा देना। अब नहीं मना कर पाते क्योंकि वो भी उतना ही ओनर है उसमें। तो ये सब छोटी छोटी न्यूआंसेस होती है जो मुझे पता था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस एनवायरनमेंट में काम। तो इसलिए करा कि जो करूँगा खुद करूँगा, और किचन में जितना हो सके मैं रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इक्वली मेरे को उतना टाइम बाहर भी देना ही पड़ता है। यस सर। वरना बहुत मुश्किल है। इंदौर में तो स्पेशली हम ऑब्जर्व करता है कि जब तक ओनर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अब सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, बहुत सारे रेस्टोरेंट स्ट्रगल करते हैं। फिर ओके आपको दिखने लगता है कि क्वालिटी डिटोरेट हो रही है, लीकेज हो रहे हैं इधर उधर से। एंड सर क्वालिटी डिटोरेशन की बात करते हैं तो सर यहाँ पे एक पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो सर वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? लाइक स्टैंडर्डाइजेशन जैसे एसओपीज होते हैं, हम एसओपीज बना के रखते हैं, चेकलिस्ट होती हैं कि रिपोर्टिंग होती है, ब्रीफिंग होती है टीम के साथ। तो छोटा एग्जांपल, मेरे रेस्टोरेंट में जैसे एक मॉर्निंग चेकलिस्ट होती है जो सर्विस वाले भरते हैं, किचन वाले अपनी भरते हैं, बार वाले अपनी भरते हैं, परचेजिंग वाले अपनी भरते हैं, और वो फ़ोटो खींच के सब मुझे ग्रुप पे भेजते हैं। फिर कोई भी अगर बिल आ रहा है तो उसका मेरे पास फ़ोटो आ जाता है कि आज ये सामान रेस्टोरेंट में है। किचन अगर कुछ ऑर्डर दे रहा है कि हमको स्टोर से उठाना है तो ऑफिस पूरा भरते हैं बुक में, एक स्टोर एक्विजिशन फॉर्म होता है, वो नीचे जाता है, वो इशू करते हैं, वो फ़ोटो भेजते हैं मेरे को। तो ये देखना पड़ता है क्योंकि ऐसे मेरी आंखें हर जगह होती हैं, मतलब मैं देखता रहता हूँ, कैमरेज भी हैं, तो कभी कभी रैंडमली फ़ोन चला के कोई भी कैमरा खोल देता हूँ मैं कि आदमी क्या कर रहा है। तो ये सब करना पड़ता है। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन फिर आने लगता है, फिर ये लोग भी ट्यून अप हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि ऐसी डिमांड है, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे गैप्स आप फिल करने लगते हो जहाँ पे कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। यही तरीका है मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का कि आप एसओपीज बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन आपको भर भर के करनी पड़ेगी, रेसिपीज आप प्रिंट करके दो कि यही बनना चाहिए, आप रेगुलर टेस्ट करते रहो। अभी भी कोई भी कुछ बल्क प्रिपरेशन होता है तो मेरे पास ही आता है। यस सर। कि आप एक बार चेक कर लो कि मेरा टेस्ट करने का तरीका अलग है, मेरी ट्रेनिंग अलग है, और यहाँ पे लोग जो काम करके सीखे उनका टेस्ट करने की चीज़ें, उनका पैलेट बहुत अलग है। तो अभी ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन जब बढ़ते जाएगा तो और लोग आएंगे जो ये स्टैंडर्डाइजेशन को मतलब इन प्लेस बेटर रख पाएंगे, फिर मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो लाइक सर फॉर एग्जांपल एक ये बहुत फाउंडेशनल चीज़ है बट स्टिल ये एग्जिस्ट करती है। यू हैव गॉट अ डिश, उस डिश पे फॉर एग्जांपल 5-7 लोगों ने 10 लोगों ने काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिव्यूज़ दिए हैं कि इसमें ये, इसमें। सो अब उसमें सर चेंजेस कैसे करते हैं आप? ये सर हर इंडस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम कंटेंट क्रिएशन में कोई चीज़ कर रहे हैं, एक वीडियोस में अलग अलग एस्पेक्ट से लोगों ने दिया है, पर हमें जो ठीक लगता है हम उस पर वो करते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को मर्ज कैसे करते हैं? अब इसमें मतलब कुछ फीडबैक्स कॉमन होते हैं। मतलब अगर 10 में से 8 लोगों ने बोल दिया कि ये डिश बहुत सार है, हाँ, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 10 में से 9 लोगों ने बोला कि ये डिश बहुत अच्छी है, एक ने आके बोल दिया कि ये तो एकदम ही बेकार है, इसमें क्या है, ये क्या, तो फिर मैं नहीं कर सकता। तो एक मेजॉरिटी लेना पड़ता है क्योंकि सबका टेस्ट भी अलग होता है। मैं जैसे बहुत सब्जियां मैं नहीं खा पाता, लेकिन अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सब्जियां खराब है। अब कोई भी रेस्टोरेंट में अगर कोई सब्जी खा रहा हूँ तो सामने वाले ने गलत बनाई है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। तो ये एक यही तरीका है कि एक तो फीडबैक कैसा आ रहा है कंसिस्टेंट, अगर वही चीज़ पे लोग टारगेट कर रहे हैं तो फिर हम उसको बिल्कुल चेंज करते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी अच्छा आ रहा है और 1-2 लोगों ने बोल दिया कि यार बिल्कुल अच्छा नहीं है, सॉरी, यस सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो। ट्रू सर। एंड सर लाइक आपको जैसे बुक रीडिंग का काफ़ी शौक है, सो लाइक 3 ट्रांसफॉर्मेशनल बुक्स जिन्होंने सर आपको काफ़ी हेल्प करी है, नॉट कॉमनली नोन नहीं होनी चाहिए, और सर आप पढ़ते भी नहीं, लाइक आई नो, सो लाइक क्या होगी वो 3 बुक्स? एक तो मेरी फेवरेट बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन की। फिर एक है स्टार्ट विथ वाई, साइमन सिनेक की। और फिर एक है लेटर्स टू अ शेफ, एंथनी बोर्डेन की। ओके, सॉरी, किचन कॉन्फिडेंशियल। ओके, वो लेटर्स टू अ शेफ डैनियल बुलट की, वो भी बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली, मैं उसको भी इंक्लूड करना चाहूँगा।
और किचन कॉन्फिडेंशियल एंथनी बोर्डेन की। ओके, ये 4 बुक्स। एंड सर आपका फेवरेट फूड? वैसे बहुत सारे होते हैं बट स्टिल। बटर चिकन। बटर चिकन। बटर चिकन नान प्लेन। मतलब मैं इतनी दुनिया घूम ली, इतने 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, 2 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, 50 बेस्ट रेस्टोरेंट्स, क्या क्या नहीं खाया, बटर चिकन और नान। ओके। खुद इंटरनेशनल कुजीन बेच रहा हूँ मैं, बटर चिकन और नान को एंडोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो लाइक सर टॉप 50 अगर रेस्टोरेंट की अभी आपने बात करी है, तो उन सब में सर ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ थी कि लाइक ये सब रेस्टोरेंट में ये पैरामीटर कॉमन है? दे आर वेरी शेफ ड्रिवन रेस्टोरेंट्स। ओके। और उसमें एक बैक स्टोरी है सब रेस्टोरेंट्स की जो यूनिक है। और तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया मैंने ऑब्जर्व करा है कि ये गाइड्स ये सब चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करती हैं कि एक स्टोरी क्या है, यूनिकनेस क्या है इस रेस्टोरेंट में या इस बार में या इस होटल में। ओके, तो ये कॉमन पैरामीटर है। एंड सर हु इज़ योर फेवरेट शेफ इन द वर्ल्ड? ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा गॉर्डन रैमजी को देखता हूँ कि गॉर्डन रैमजी एक तो बहुत नोन नेम है आजकल, जो उसने अचीव करा है एज अ शेफ, वो मैं मानता हूँ अभी तक का दैट्स द पिनेकल ऑफ व्हाट अ शेफ कैन अचीव। ओके। स्टारडम, फेम, मनी, बिग रेस्टोरेंट एम्पायर, मल्टीपल मिशेलिन स्टार्स, नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सब जानते हैं उसको। उससे भी बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स रहे हैं दुनिया में, लेकिन लोग नहीं नाम जानते हैं। हम इंडस्ट्री में भले जानते हो, लेकिन गॉर्डन रैमजी को आज एक कॉमन मैन भी जिसका कोई लेना देना नहीं खाने से, उसने नाम सुना होगा। तो मैं गॉर्डन रैमजी को मैं देखता हूँ ओके। और उसका जो स्ट्रगल और उसका जो रहा भी है, मतलब वो बैकअप कर सकता है जो आज वो है, वो दिखता है जो उसने मेहनत करी है। ओके। तो वो डिजर्व करता, मतलब ही डिजर्व्स इट। ओके सर, एक और चीज़ ये भी होती है कि लाइक लाइफ में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी चैलेंजेस आते हैं। मैं से चैलेंजेस नहीं, उसको सिचुएशंस बोलता हूँ कि सिचुएशंस आती है जहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि पैथेटिक और ये सब चीज़ें। हाँ। तो सर हर इंसान का कोई एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से वो खुद को रिचार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझे अलेक्जेंडर के अलावा सर कोई भी बैकअप नहीं है। जब भी मैं कुछ डिप्रेस होता हूँ मैं अलेक्जेंडर की बुक्स ही पढ़ता हूँ, उसकी बायोग्राफी। तो सर आपको ऐसी कौन सी बुक या फिर कोई लाइफ एक्सपीरियंस जो हमेशा सर कुछ एक पॉइंट होता है जो हमें हमेशा चार्ज करता रहता है, तो वो क्या है? मेरे लिए मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मैं बस इतना क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, और फिर जब वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, तो फिर मेरे को लगता है वो मैं डील कर लेता हूँ। मतलब मेरे लिए नहीं है कि मैं कुछ खा लूँ या मैं घूमने चले जाऊँ या बुक पढ़ लूँ, नहीं, मैं बस एक वो करेक्ट वर्ड मेरे को नहीं आ रहा, एक सेल्फ टॉक, मतलब मतलब मन में ही सोचना कि यार इतना कुछ कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब, और वो एक्सेप्ट कर लिया कि सिचुएशंस तो आते रहेंगे। मैं भी डिफिकल्टीज नहीं बोल रहा कि सिचुएशंस आते रहेंगे आगे जाके भी, तो आप चलते रहो, आप करते रहो, मतलब आपका विजन, आपकी ड्रीम ज़्यादा बड़ी है इन सब चीज़ों से, और प्रॉब्लम्स ना हो तो फिर मतलब ही क्या है। एंड सर फॉर दैट आई ऑल्सो बिलीव कि यू हैव टू बी डेल्यूजनल एज वेल। लाइक आजकल लोगों ने थोड़ा रियलिटी का एक वो कर रखा है कि दिस इज द पाथवे, इससे चलना है। व्हाट आई थॉट कि थोड़ा डेल्यूजनल होना ज़रूरी है। मैं मतलब इसको एक स्किल सेट ही मानता हूँ। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि 3 स्किल्स जो हर यूथ को अगर किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो बी परसिस्टेंट। मतलब छोटी चीज़ में ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा, अब करा है तो करो, घुस गए हो तो घुसो। हाँ, मतलब जब लगेगा कि एकदम अल्टीमेट फेल हो गए तो हो सकता है फिर मे बी बैकआउट, मतलब, लेकिन वो भी होता है, जैसे बहुत लोग के करियर्स भी बहुत लेट स्टार्ट होते हैं, तो परसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क, जो मुझे लगता है आजकल लोग नहीं, कम होते जा रहा है। 4 days a week और 8 घंटे से ज़्यादा काम मत करो, वर्क लाइफ बैलेंस और ये वो तो बहुत सारी टॉपिक्स इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। 6 घंटे में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा भी हम्बलनेस। अगर आपसे कोई बेटर है और आप उससे सीखो, भले कैसा भी इंसान हो, जब तक कोई लॉ ना आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, कुछ गलत ना करे, बी हम्बल एंड लर्न। यस सर, सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपसे आगे है, वो बेटर है, तो देखो कि वो क्या कर रहा है। तो ये 3 क्वालिटीज़ है। सर यहाँ पे जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, तो लाइक एक इंस्टेंस था, वो स्पीकर ने ऐसा बोला कि लाइक इफ़ यू आर मेकिंग $10,000 इन अ मंथ 12-13 घंटे काम करके, अब अगर आप वो $10,000 1 घंटे में कमा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बाकी 12-13 घंटे में आप कुछ भी नहीं करो, क्योंकि स्मार्टली आप वहाँ तक पहुँच गए हो। हाँ। सो लाइक उसने बोला था 15 आवर्स तक $10,000 का ही करो कि हर घंटे। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब
इतना छोटा की सोचो, जब आपको लग रहा है कि मैं जो आपको कोई काम मिलता है, आपने एक दिन के बजाय उसको 2-3 घंटे में कर लिया, तो बाकी आवर्स को भी यूटिलाइज करो ना, मतलब टू खुद को बेटर करो या और काम करो या कुछ नई चीज़ें देखो, नई स्किल सीखो. सर व्हाट्स योर बिगेस्ट एम्बिशन फॉर इट, फॉर योर लाइफ? माई बिगेस्ट एम्बिशन, मतलब इट्स नॉट एम्बिशन, बट मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ कि एक पॉइंट पे ऐसा आ जाऊँ कि बस मैं प्राइवेट जेट में बैठा, जहाँ जाना है मैं जा रहा हूँ. जब मेरे को एक पेरिस में जाके क्रॉसॉन खाना है, बैठा गया, खा के वापस आ गया. मेरे को अचीव करना है कभी, मैं ऐसा सोचता हूँ. ट्रू सर. थाईलैंड में गया, वहाँ का ग्रीन थाई करी खानी है मेरे को, बस फटाक से प्लेन लिया, खा के अगले दिन वापस आ गया. ऐसी लाइफ चाहिए मेरे को कि जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. ये मेरा अल्टीमेट एम्बिशन है. यस सर. एंड डू यू सेट डेडलाइंस फॉर इट? नहीं, वो सर यू शुड. इट्स ऑन टाइम एंड ऊपर वाले, मतलब जब आपकी किस्मत में लिखा है वो, बस वो है ना, करते रहो, बस आ जाएगा एक दिन वैसा. ट्रू सर. एंड सर लाइक लाइफ में कभी भी हार्डशिप्स या जब भी कोई ऐसा टाइम आता है, हार्डशिप्स नहीं, अगेन मैं वर्ड सिचुएशन बोल सकता हूँ, तो कोई सर ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे कि लाइक उस समय आपको थोड़ा बुरा लगा हो कि लाइक ये ऐसा क्यों हुआ, बट वो डिसीजन आगे चल के, मतलब ये वो किसी ने आपको कुछ स्कोल्ड करा हो समथिंग लाइक दैट, बट आगे चल के उस पॉइंट ऑफ एडवाइस ने आपकी लाइफ में काफ़ी मोन्यूमेंटल चेंज करा हो? ये तो हर जगह हुआ है काम पे. मतलब मैं जहाँ पे भी काम करा है, देवर वेरी फेमस प्रॉपर्टीज़ या फेमस शेफ्स थे, पर्सनालिटीज़ थी, तो गालियाँ चिल्लाना है तो बहुत खाया हूँ मैं. ओके. लेकिन और बुरा लगता है, मतलब बुरा, मैं भी चिल्लाता हूँ और मुझे पता है कि जब मैं चिल्लाता हूँ तो सामने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि मेरे पे भी कोई चिल्लाता था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था. लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस था कि मेरे को पता है कि मेरे को इम्प्रूव करने के लिए चिल्ला रहा है, मेरे को बेटर करने के लिए चिल्ला रहा है ये, तो जो भी मैं जितना भी चिल्लाया वो हमेशा मेरे अब जहन में है. जैसे फ्रांस में मैं एक 3 मिशन स्टार प्रॉपर्टी में था, तो वहाँ पे नीचे मेरे शेफ़ ने भेजा था, क्योंकि उस टाइम मैं इंटर्न था वहाँ पे, तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे था मैं, कि बोले नीचे जो स्टोर रूम है उसको गो एंड क्लीन इट. और ऐसा नहीं कि वो टारगेट करके बोल रहा था कि वो सब लोग करते हैं, आज उसने मेरे को बोल दिया, तो मैं जाके करके आ गया. वो चेक करने आया, उसको लगा कि ये क्या, ये कैसी सफाई करी है तुमने. तो फिर इतना हाई पोजीशन पे बैठने का, इतना फेमस होने के बाद, 3 मिशेलिन स्टार होने के बाद, वो खुद बाल्टी लेके आया, स्क्रबर लेके आया, ग्लव्स लेके आया, घुटने पे बैठा और साफ़ करा और सिखाया मेरे को कि जब तक तुम साफ़ नहीं रखोगे, मतलब यू कैन टेल अ गुड शेफ हाउ क्लीन ही इज. उसने ये बोला था, बोले द मोर क्लीन यू आर, आप हमेशा बेटर काम करोगे. वो घिस रहा है, मतलब एकदम कॉर्नर में जो अब टाइल्स में जो लग जाता है वो भी घिस रहा है. बोले ऐसा ये सफाई होती, सब मॉपिंग नहीं होती. तो वो फॉर क्लीनिनेस हाइजीन मैंने वहाँ से चीज़ सीखी थी. और एक बार बुरा लगता है कि यार हम पता नहीं कैसा हमें ईगो है कि हम मैं क्यों घुटने में बैठ कर पोछा मारूँ, मैं क्यों सफाई करूँ. वो लोग करते हैं, मैंने टॉयलेट साफ़ करा है, वो लोग भी करते हैं. मतलब वहाँ ऐसा नहीं था कि वहाँ शेफ्स बोले नहीं हम नहीं करेंगे, हाउस कीपिंग वाला आएगा, वहाँ होता ही नहीं है. सब काम आप खुद करते हो, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, खुद ही डिश वॉश कर रहे हैं. तो वहाँ से मतलब मैंने वो हम्बलनेस जो और क्लीनलीनेस और हाइजीन और खुद का काम करो वाला एटीट्यूड की. एंड से ये रीज़न भी कि लाइक इंडिया में लोग इसलिए भी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि ईगो वॉल बहुत बड़ी है. लाइक जो हम्बलनेस की अपन बात कर रहे हैं, मतलब से इट्स कॉमन ओवरसीज़ में, बट इंडिया में लाइक इंसान को थोड़ा सा भी काम होता है तो खुद के पर्सनल ईगो एंड ऑल दिस थिंग उस पर ले लेते हैं. वो पहला जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो बहुत फ़नी था. मतलब मैं जब घुसा तो सबसे पहले किचन वाले बोले कि डिश वॉशर और कोई फ्लोर क्लीन करने के लिए तो है ही नहीं, आपने हायर ही नहीं करा. मैंने बोला चलो डिश वॉशर हायर करते हैं, लेकिन डिश वॉशर आर हायर्ड सिर्फ सर्विस टाइम में, जो प्लेट्स आती हैं वो उसके लिए यू नीड समन. वो अब किचन वालों का भी काम नहीं कि जो रेस्टोरेंट से प्लेट्स, कटलरीज, ग्लासेस आ रहे हैं वो किचन वाले. लेकिन मैंने बोला ये कौन सा स्टाइल है कि मैं एक इंसान को बुलाऊं तुम्हारे लिए मॉपिंग करने और तुम्हारा स्टेशन साफ करना है. बोले नहीं सर, हर जगह तो ऐसा ही होता है. मैंने कहा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, करना है तो करो वरना रेजिग्नेशन दे दो. तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है, तुम्हारी रोटी है जो यहाँ से जो कमा के आ रहे हो, और तुम पैशनेट लोग हो तो तुम अपना किचन खुद साफ रखो ना. रेजिस्टेंस था, कुछ लोग बोले हम तो नहीं करेंगे. मैं मत करो, मैं तो दरवाज़ा दिखा, मैं कुछ अगर बोलता हूँ और कोई बोलता है कि हम तो नहीं करेंगे, मैंने कहा एग्जिट डोर वहाँ पे नीचे लेटर हेड लेके रेजिग्नेशन लिख के दे देना मेरे को.
ओके मैं क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज इन सब चीज़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे मेरे को फिर हिट हुआ कि लोग मतलब कि नहीं हमारा काम है सिर्फ सब्जी काटना पकाना और या सिर्फ बस प्लेट सर्व करना, सर्व से क्लियर करके बस देना, बाकी हमारा काम खत्म। 4 लोग आएंगे हमारे लिए सफाई करना है, नहीं। सो लाइक से हायरिंग करते समय आप क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं? अभी तो इट्स हाउ पैशनेट यू आर। आप कितना एक्चुअली पैशनेट हो अपने काम को लेके, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सिखा तो मैं दूंगा, आई थिंक आई एम अ गुड टीचर, मैं सिखा मैं दूंगा, लेकिन अगर पैशन नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे लोग मेरे फिर रेस्टोरेंट में टिक भी नहीं पाते, बहुत अट्रिशन हुआ है हमारा। मतलब आई थिंक 60+ एम्प्लॉयज़ आके जा चुके हैं। अच्छा। और 1 साल भी नहीं हुआ है मेरे को। ओपनली बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जहाँ मतलब वो वही जो ईगो वाला एटीट्यूड आ गया, या वो मेंटालिटी वैसी है कि एक बियर चुरा लेंगे आज हम, थोड़ा सा खाना इतना सा चुरा लेंगे, 500 रुपये रजिस्टर में से निकाल के रख लेंगे। टिप जैसे मैं टिप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पूरी टीम को। ओके। तो किसी कस्टमर कोई होता है जो बहुत ज़्यादा टिप दे देता है, धीरे से पॉकेट में रख लेते हैं। ऐसे बहुत लोग आए। मैं कहा नहीं बॉस, ये मैं काम कर लूँगा सारा, अकेला रेस्टोरेंट चला लूँगा, लेकिन ऐसे लोग तो हायर नहीं कर सकते। एक बार अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों से बढ़ने लग जाती है, वो फिर इतने डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो हायरिंग के टाइम यू जस्ट हैव टू सी कि दैट पर्सन इज पैशनेट। ट्रू सर। कि मैं सीखना चाहता हूँ सर, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे को अच्छी बारटेंडर बनना है, मेरे को अच्छा शेफ बनना है, मेरे को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम वैसी सर्विस देनी है जो पूरी वाइन्स समझा रहे हैं, डिशेस समझा रहे हैं, टेस्टिंग मेन्यूज कर रहे हैं। तो वो मैं आप मेरे साथ काम कर सकता हूँ। और जो मेरी टीम है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसे हैं, सब पर्सन हैं। एक्सपीरियंस उनको कभी बेचारों को एक्सपोजर नहीं मिला वैसी जगह काम नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब सीखे हो वहाँ पे। ट्रू सर। सो लाइक गाइज, आप लोगों को भी जैसे सेकेंड हाफ में मैं दूसरे क्वेश्चंस पूछूंगा सर से, जब तक आप लोगों को जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछने सर से। सो लाइक इट्स ओपन। So like for example, you thought that you always want to open a restaurant in Indore. Yeah. So the taste buds and the palate you're talking about, तो इंदौर के people के palate obviously differ करता है बहुत, क्योंकि चटोरे and वैसा इंदौर का it's like a food capital. Correct. So how the experimentation process works, because obviously you want to stand out from the other chefs. Yeah. So how and what is the thought in your mind process कि हम इस चीज़ को ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, this is from their liking, इसको हम ऐसा ट्विस्ट कर सकते हैं, एंड मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मैं स्टैंड आउट करूँ अदर शेफ से या फिर अदर रेस्टोरेंट। तो उसके लिए जैसे जो अभी हमारा मेन्यू है फॉर एग्जांपल, तो इफ़ यू ऑब्जर्व उसमें ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जो इंदौर में सर्व नहीं हो रही थी, लेकिन इंदौर के लोगों ने नाम सुना है। तो आप बोल सकते हो कि अभी मैं बहुत सेफली प्ले कर रहा हूँ अपने मेन्यू के साथ। जो मैं करना चाहता हूँ और जो मेरी ट्रेनिंग है, मैं उससे हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ अभी। और उसके लिए इंदौर मुझे नहीं लगता कि वो अभी रेडी है या एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। लेकिन विद एट द सेम टाइम मैं बस ऐसी डिशेस ला रहा हूँ वेस्टर्न कुजीन से जो मुझे पता है कि इंदौर के लोग एक्सेप्ट खा लेंगे। मतलब ऑफकोर्स उसमें धनिया पाउडर और मसाले वसाले नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक वो पैलेटेबिलिटी वैसी है कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे इंदौर में लोग पास्ता खाते ही हैं, वाइट सॉस, रेड सॉस, पिंक सॉस, ग्रीन सॉस बोल के खाते हैं। लेकिन हम उसको अब जैसे हम पास्ता ला रहे हैं, तो हम जितना ऑथेंटिक हो सकता है पॉसिबल इंदौर में, हम वो सर्व करना चाहते हैं। और फिर ऐसी डिशेस सर्व करना चाहते हैं जो आप भी खाओगे, बोले हाँ यार ये मतलब इसमें मसाला ये तो नहीं है, वो चटोरापन नहीं है, लेकिन हाँ खाने में अच्छा लग रहा है, मतलब हमको कुछ फेमिलियरिटी लग रही है। तो निश्चित यू फील लाइक कि इंदौर में अवेयरनेस कम है क्विजीन्स को लेके, एंड हाउ विल यू बस्ट दैट थिंग? अवेयरनेस कम तो वुड बी आई थिंक नॉट 100% एक्यूरेट। अवेयर हैं लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग अब सोशल मीडिया, मतलब अब इंस्टाग्राम पे आजकल इतनी रील्स, यूट्यूब पे इतने शेफ्स फेमस हो गए, तो अवेयरनेस तो है, बट आई थिंक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था। Maybe I should put it in that way. People are very skeptical to try new things. हाँ वो तो है। How will you bust that gap? अब busting that gap is only that happens through word of mouth. True. जो एक इतना सा भी परसेंटेज नीश मार्केट है जो मेरे रेस्टोरेंट आता है और जिनको अच्छा लगता है, तो वो 100% सजेस्ट करते हैं, यार ठीक है तेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ और चॉकलेट वगैरह, एक बार ट्राई तो कर, क्या एक बार ट्राई तो करो।
ऐसे फिर बोल बोल के लोग आते हैं, खाते हैं, बहुत लोग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है, बोले नहीं यार ये हमारा खाना नहीं है, आप तो चिली पनीर लगा दो, बोल देते हैं हमको। बोले सर हम नहीं देते चिली पनीर, लेकिन वो होता है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि तो आप 100% सबको सेटिस्फाई कर दो और सब लोग एक्सेप्ट करें। जैसे मुझे भी बहुत सारे कुजीन्स हैं जो मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है खाना, तो वो विद टाइम एक कल्चर क्रिएशन वाली बात है, जो स्लो स्टेडी प्रोसेस होता है, टाइम लगता है उसमें, बट एज लॉन्ग एज यू मेंटेन द क्वालिटी और टेस्ट और आप अपने आप पे जितना कॉन्फिडेंट हो उस टाइम तक, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि नहीं वो लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। जो सालों साल रोटी सब्जी खाते हुए आ रहा है, अब उसको मैं बोल दूँ कि नहीं आप टाकोज और चिमीचांगास और एम्पेनाडास और ये सब खाना स्टार्ट कर दो, एकदम से नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। अगर कोई सर पे बंदूक रखे तब भी भले मैं खाऊं, लेकिन ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तो वो विद टाइम ट्रस्ट बनेगा, जब लोगों का जब दिखेगा कि नहीं दिस इज़ गुड फूड। और मेरे रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, मतलब मैं बोलता हूँ खाने का, यू माई नॉट लाइक द टेस्ट, यू माई नॉट अंडरस्टैंड इट, आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन आप मेरा खाना खा के कभी घर पे जाके नहीं बोलोगे यार एसिडिटी हो रही है, बर्ब्स आ रहे हैं, खाना यहाँ तक खा लिया मैंने, गंदा लग रहा है, जो बहुत होता है बहुत सारी जगह पे खाना खाने का, अजीब सा लगने लगता है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, ये हो जाता है। मेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि द क्वालिटी इज़ सो गुड। तो ये एक चीज़ है। Like everything has been taken care of. True. Yeah, exactly. So guys, let's keep our same momentum and let's come back to our home city, Indore. So like sir, in talking about Indore, what are the challenges that you think कि kitchen industry और food industry में चल रहे हैं? जो challenges kitchen industry इंदौर में, वो I think मैं उसको इंडिया तक खींच सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉमन है। एक तो जैसे स्टार्टिंग में होता है वर्किंग आवर्स, जैसे बताया था कि इसमें लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, और बहुत जैसे प्रेशर वाला पॉइंट था, इंटेंस होती है इंडस्ट्री, मतलब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दाव पे आपके कि उसके लिए जो माहौल क्रिएट करा जाता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, थोड़ा सा हॉस्टाइल अग्रेसिव रहता है। Yes sir. खैर आजकल के जनरेशन वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट। हम वो उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन जो था वो आजकल इतना इजी होते जा रहा है कि वो डिसिप्लिन ख़त्म होते जा रहा है, लेट बैक हो गए, जो मैं नहीं मानता कि उससे आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव या फ्लरिश कर सकते हो आगे जाके। तो ये और अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, फिर मेंटल हेल्थ लोगों की अब ख़राब होते जा रही है इस इंडस्ट्री में। बहुत से आजकल केसेस आ रहे हैं कि इतना प्रेशर रहता है कि पीपल आर हैविंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज़, और ये सब हेल्थ लोगों की डिटोरेट होते आ रही, क्योंकि अगेन इतना लंबा काम करना पड़ता है, पीपल आर नॉट एबल टू नरिश देमसेल्व्स ढंग से। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब जो चेंज लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चेंज करें विदाउट अफेक्टिंग देयर ओन बिजनेस। यस सर। क्योंकि जब आप इतना इन सबको आप चेंज करने घुस जाओगे, तो एक कॉस्टिंग पे एज अ बिजनेस ओनर आपको भी हिट होगा। आपको समझ में आया कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों सर्व कर रहे हो, तो बेसिकली आपको ऑफकोर्स 2 अलग अलग टीम्स लगेंगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट, लेकिन आपके फिर स्टाफिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट उतने बढ़ जाएंगे। तो क्या आप वो करना चाहोगे? और उस बचाने के चक्कर में लोग फिर लोगों से 12, 13, 14, 15 घंटे लोग काम करते हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी प्रीडोमिनेंट हैं। एंड सर लाइक टॉकिंग अबाउट इश्यूज, जो रेस्टोरेंट बिजनेसेस है वो ज़्यादातर नाइट में ही रन होता है। लोगों का इंटरेस्ट भी हो रहता है कि लाइक आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डे अगर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद थोड़ा फ्री टाइम चाहिए तो नाइट में। बट अभी से जैसे टाइम बाउंडेशंस रहता है, लाइक 12 अब फाइनल है, सो उससे आप कैसे डील कर रहे हैं? अब देखिए, जो रूल है, जो लॉ है, अगर ऐसा लॉ है तो कोई सोच समझ के लॉ बनाया होगा। तो अब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कैसे
मतलब लोगों को बोलें आने के लिए रेस्टोरेंट, कैसे अट्रैक्ट करें, लेकिन उसका कोई तरीका मतलब कुछ है नहीं डील करने का। जो टाइम बाउंडेशन है उसी में हमको ऑपरेट करना है। It is affecting the business also, sir. हाँ मतलब आई डेफिनेटली अब हर इंसान 7 बजे 8 बजे खाना नहीं खाता है, लोग फ्री भी नहीं होते उस टाइम पे। हाँ। तो लोग जाते ही बहुत लोग 10 साढ़े 10 के बाद Common है। और इंदौर हमारा ऐसा यहाँ तो कल्चर है 8 बजे के इनवाइट पे आदमी 10:30 बजे पहुँचता है। तो अफेक्ट हो रहा है उससे, डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है लेकिन अभी ये बहुत नया रूल है, मतलब बहुत जैसे सालों पुराना रूल नहीं है। अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या रेस्टोरेंट्स बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये समय बताएगा। और ये थोड़ा सा ऑब्जर्व हो भी रहा है, जितने रेस्टोरेंट्स इंदौर में आ भी रहे हैं इक्वली उतने जो पुराने रेस्टोरेंट्स उतने बंद भी होते जा रहे हैं। तो देखते हैं मतलब क्या होता है इस चीज़ का। बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए अब इंदौर में, चेन्स आ गई हैं। आई थिंक उनको भी इशू आएगा ये तो फिर, कि जो दिल्ली बॉम्बे की चेन्स हैं जहाँ 3 बजे 4 बजे 2 बजे ऐसा अलाउड है चलना, ऑपरेट करना, यहाँ पे आते ही 12 बजे उनको बंद करना पड़ रहा है। तो अब डील करेंगे, अब जो हम डील करना पड़ेगा इसके साथ, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इट्स अ लॉ। Yes. वी कैन गो अगेंस्ट द लॉ। तो करेंगे डील। Okay. And sir, when we talk about like women's participation, so like इस इंडस्ट्री में what I observe कि like good women, so जो भी women's का participation कम है, and से जबकि होना चाहिए इसमें बहुत भी। कम है, कम भी नहीं बहुत कम है। Okay, so like से इसका मेजर रीज़न क्या है जबकि इट्स अ गुड इंडस्ट्री? आई डोंट नो, मतलब इसके मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमने फेस करें। जब हम जो कुछ कैंडिडेट्स आए तो उनके पहले ही डिमांड्स थे कि सर हम रात तक काम नहीं कर सकते, हमको अलाउड नहीं है काम करना, हमको 8-9 बजे घर पहुंचना पड़ता है। फिर क्या बोलते हैं कि एक टाइम बाउंडेशन का भी उनको आता है कि हम 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करना चाहते, या उतना लंबा हम क्यों काम कर रहे हैं। बहुत इस इंडस्ट्री को नेगेटिवली भी देखा जाता है कि बहुत अब्यूजिव इंडस्ट्री है। जैसे जो माहौल है किचन में, गाली गलौज चल रही है, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड लाइक वुमेन डोंट वांट टू बी बी अ पार्ट ऑफ दैट एक टॉक्सिक कल्चर जो एक बन जाता है। सेफ्टी इश्यूज है ही, अगर एक इतनी हेवीली मेल डोमिनेटेड है और वहाँ पे अगर वुमेन प्रेजेंस स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं हरासमेंट के। हमको ही कितने सुनने में आते हैं कि इस प्लेस के मैनेजर को निकाल दिया क्योंकि वॉज हरासिंग कोई अपनी जूनियर को, या तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो फिर उन खुद ही कॉन्फिडेंस लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं इस इंडस्ट्री को लेके। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि दिस इज़ अ इंडस्ट्री, हम इसमें घुस के थ्राइव और फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से बहुत सिचुएशन बेटर है। जब मैं तो पैदा भी नहीं आता उस टाइम, तो मतलब ऑलमोस्ट अनहर्ड था कि वुमेन वर्किंग इन द प्रोफेशनल किचन या वुमेन रन रेस्टोरेंट्स। धीरे धीरे बैरियर्स ब्रेक करे। इंडिया में तो बहुत लेट आया ये मूवमेंट, तो अब दिख रहे हैं वुमेन रन रेस्टोरेंट्स, वुमेन रन किचन्स। लेकिन आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि दे आर अ लॉट ऑफ देम आर ओनली वुमेन रन, मतलब कि पूरी उनकी टीम ही इट्स फुल ऑफ वुमेन। तो अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके हमारी टीम में भी अभी लाइक वी हैव 3 गर्ल्स इन द किचन, जो बहुत सारे कस्टमर्स में देख के सरप्राइज हो जाते हैं, आपके रेस्टोरेंट में इतनी सारी लड़कियां काम करी किचन में। मैंने तो अच्छी बात है ये तो, मतलब इट्स अ गुड थिंग कि दे वांट टू कम एंड वर्क हियर। तो लेकिन हाँ, अभी भी नंबर बहुत ऊपर नीचे है अभी। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा लड़के हैं इस इंडस्ट्री में लड़कियों के कंपैरिजन में। ओके। एंड सर लाइक अब अपन अगर थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर साइड पे अब अपन आते हैं। सो सर अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछूं कि लास्ट जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी या उससे पहले, कि कौन से ऐसे स्किल सेट थे जो आपको लगता था कि मैं उस समय सीख लेता या वो एक्सपोजर मुझे उस समय होता, सो अभी मुझे और ज़्यादा हेल्प मिलती? इसका बहुत डेफिनेटिव आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12-13 साल पहले जो डायनामिक्स थे शहर के इंडस्ट्रीज़ के, वो कंपैरिजन में आज बहुत अलग है। आर्टिलरी 10 साल पहले इंदौर में
4 दिन भी नहीं चलता, क्योंकि लोग एशियन के नाम पे चाइनीज़ खाना खाते थे इंदौर में, वही चलता था। तो उस टाइम ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सीख लेता मैं जो आज मुझे काम आता, क्योंकि टाइम अलग था बहुत। जो अर्बनाइजेशन और हुआ है रैपिडली, और बीच में कोविड भी आ गया, उसके बाद बहुत चेंज हुआ है। मतलब आंखों के सामने ही मेरे इंदौर इतना चेंज हुआ है, उसको मैं बता भी नहीं सकता। मतलब कैसा जो शहर 10 साल पहले था, जो 2014 में आ रहा 2024 में, ह्यूज डिफरेंस। कोई बड़े रेस्टोरेंट्स चेन्स नहीं थे, कोई बड़े ब्रांड्स नहीं थे, मॉल्स सिर्फ 1-2 ही थे। तो बहुत चेंज हुआ है। एंड सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन वुमेन या फिर जो भी मदर्स देख रही है अगर ये वीडियो, सो सर उनके लिए डेली कोर्स में या फिर उसमें कौन सी आप ऐसी चीज़ बता सकते हैं या टिप्स दे सकते हैं कि जैसे उनका फूड है या उन सब चीज़ों में, जैसे रवि अपने बताया कि कभी भी एसिडिटी नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। सो सर वो हो सकता है आपकी सीक्रेट रेसिपी हो, वॉट एवर इट इज़, बट स्टिल कुछ सजेशन या इंडियन मॉम्स के लिए सर कुछ चीज़, वैसे तो वो एक्सपर्ट होती है बट स्टिल जो उनके किचन में उनके लिए हेल्प कर सकते। आई थिंक एक चीज़ जो हमारी माताएं जो नहीं करती, वो अच्छा इक्विपमेंट नहीं खरीदती कभी। वो हमेशा पुराने इक्विपमेंट को ही यूज़ कर करके, खैर मतलब हाँ एक सेविंग वाली जो एक कल्चर और एक जो प्रैक्टिस है, वो हम मम्मियाँ ही सिखाती हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि मेरे घर पे भी ऐसा कि नहीं, एक अच्छा माइक्रोवेव ले लो, अच्छा ब्लेंडर ले लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक डिश वॉशर ले लो, मतलब कभी लगता है कि बर्तन ढंग से साफ़ नहीं हो रहे हैं, एक ग्लास वॉशर खरीद लो, डिश वॉशर खरीद लो, छोटा सा अवन ले लो। तो OTG या उसमें जो, अगर नहीं आपको किटी पार्टी करनी है घर पे, तो मैं अपनी मम्मी के खुद के घर के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। बोल रही हमें कोई ये बनाना है, लेकिन अभी OTG में कैसा बनाऊँ? मैंने तो अवन लगाना चाहिए था घर में। अब फिर बोले नहीं, लेकिन अवन तो 1-2 बार ही यूज़ होगा साल में। तो अब ये सब चलता रहता है। तो मुझे लगता है इक्विपमेंट हमेशा अच्छे लेने चाहिए, अच्छा चाकू लेना चाहिए। खैर ऑफकोर्स घर में वो हमारे स्टाइल में नहीं काटते कोई, वो हमेशा हाथ में ही काटते हैं, फिर भी अच्छा चाकू लो, अच्छा पीलर लो, अच्छा क्या बोल पैन्स लो। तो उससे फ़र्क आता है, उससे फ़र्क डेफिनेटली आता है। लेकिन खैर मम्मियाँ जैसा खाना बनाती है वो किसी में भी बना ले, अच्छा ही बनता है। तो लेकिन अच्छा इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है एक किचन में। ओके, एंड गुड इक्विपमेंट्स। ओके, एंड सर अभी आप सर इस इक्विपमेंट में मैं फूड आइटम्स की सर बात कर रहा था। अच्छा, फूड आइटम्स, एग्जैक्टली। हाँ, नहीं मम्मियों को मैं कुछ नहीं सिखा सकता। नहीं, ये गलत डोमेन है मेरा, उस पर कमेंट देना। आपकी मॉम के कुकिंग से आगे कोई भी शेफ आगे नहीं जा सकता। ट्रू सर। कोई भी नहीं। अब सर अपन इसको एंड की तरफ ले आ रहे हैं। तो अब सर अपन प्रेजेंट पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े, पास्ट में क्या था, लेट इट बी, फ्यूचर में सर आप इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं कि क्या डायनामिक्स होंगे पहले इंदौर में सर, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर इंडिया को अगर लेते हैं अपन? इंदौर में अभी रिसेंटली एकदम इन्फ्लक्स आया है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का। बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज इंटरेस्ट दिखा रही है अपना कि हम इंदौर मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अगर पैन इंडिया लेवल के चेन्स इंदौर में आके अपने ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो उनको भी कुछ समझ में आ रहा होगा, वरना कोई क्यों है किसी भी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, क्राइटेरियाज के जो ब्रांड आ रहे हैं, अलग अलग जो चीज़ें ऑफर करते हैं। फूड वाइज तो मैं अभी इतना नहीं बोल सकता कि ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो बहुत कुछ यूनिक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस, नई वाइब, नए कॉन्सेप्ट्स। तो इंदौर में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, ऑन द कंडीशन कि अब वो इंदौर में सिर्फ अच्छी जगह खोलना इज़ नॉट इनफ। आपको अच्छा खाना, अच्छी सर्विस, अच्छे ड्रिंक्स, एक हाइजीनिक क्लीन प्लेस बनाना, ये जो बेसिक चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब आप सिर्फ नाम पे या इंटीरियर्स पे आप क्राउड पुल 1 बार 2 बार कर सकते हो, लेकिन आपने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आप उतने जल्दी फेल भी हो जाओगे। एक जो चीज़ और है कि डाइवर्सिफिकेशन इन फूड कैटेगरीज, ये अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन आई होप कि इन सबको देख के और लोगों को कॉन्फिडेंस आए और चीज़ें खुलें। अगर मैं एक सक्सेसफुल मॉडल बना के दे दूं कि वेस्टर्न कुजीन भी इंदौर में पॉसिबल है एग्जीक्यूट करना, सिर्फ पास्ता, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स को छोड़ के,
तो दूसरे लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो एक अगर चल सकता है तो हम भी कुछ और कोई नई चीज़ लाए, कोई रामेन की दुकान खोल ले, सिर्फ हम सिर्फ रामेन बेचेंगे, या हम सिर्फ एक डेजर्ट बार खोल लें जिससे सिर्फ डेजर्ट्स मिलते हैं, आप सिर्फ डेजर्ट्स खाने आओ. टाइम विल टेल, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंदौर के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में. बाकी स्टेट लेवल पे भोपाल इज़ ग्रोइंग, ग्वालियर बढ़ रहा है, जबलपुर बढ़ रहा है, तो और बड़े बड़े अगेन फ्रेंचाइजीज वहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन जनरल MP आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्कोप. लोग बढ़ रहे हैं और शहर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग भी अब Tier 1 सिटीज़ से Tier 2 सिटीज़ में एक इन्फ्लक्स दिख रहा है, क्योंकि Tier 1 ऑलमोस्ट इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं लोगों के लिए कि दे कांट अफोर्ड टू लिव देयर, तो वो दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. और अब देख रहे हैं, इंदौर, भोपाल ये सब बढ़ते हुए शहर हैं, तो जैसे जैसे अच्छी क्राउड भी आते जाएगी तो दे विल ऑल्सो डिमांड की अच्छी जगह खुले. तो जब लोगों को लगा कि डिमांड है तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ इंडिया लेवल पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि इंडियन फूड को लोग देख रहे हैं उस नज़र से, अब जो सिर्फ एक चिकन करी या पालक पनीर या बटर चिकन के नाम पे नहीं, जो एक पहले स्टॉप हुआ था कि कोई भी इंडियन वो सैचुरेटेड मार्केट है. मतलब बाहर फॉरेन में जब भी मैं बात करता था तो पालक पनीर और चिकन टिक्का मसाला 2 डिशेस के नाम उनको पता थे बस. बाकी उनको लगता है कि इंडियन फूड कभी कंटेम्प्रेरी या गेस्ट्रोनॉमी में कभी इवॉल्व नहीं कर सकता है. और अब हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सब वर्ल्ड के लिस्ट में फीचर्स होना स्टार्ट हो गए हैं. लोग अब नोटिस करने लगे कि इंडियन फूड को भी बहुत डाइवर्सिफाई करके कंटेम्प्रेरी वे में ले जा सकते हैं. और अलग अलग कुजीन्स जो हमको पता थी, जो बाहर लोगों को नहीं पता थी, तो लोग अब उसमें भी एक्सप्लोर करने लग गए हैं. पहले डोसा, इडली, ये सब बहुत रेयर चीज़ें थी कि एक यूरोपियन को पता हो कि डोसा क्या होता है. वो सिर्फ नान, बटर चिकन, पालक पनीर में आज तक नहीं पता कि क्यों लोग यूरोप में इतना चलता है, लेकिन पालक पनीर बहुत चलता है. ओके. बहुत मतलब टू फेमस, मतलब इट्स मोर फेमस देन बटर चिकन. इंडिया का फूड सीन बहुत राइजिंग पे ग्लोबली. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इंडियन फूड मतलब आगे और आने वाले टाइम में जो लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी हमको, कभी मिली नहीं, अब वो मिलना स्टार्ट हो गई है. ट्रू सर. So like last point, so like जैसे I have got the conviction कि like within 5 years I will be the biggest creative agency of entire Central India. That's for sure. And sir, so how do you think of Atelier in the 5 years or let's say in a decade? आप सर खुद को कहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? इट्स मतलब बेस्ट रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया पहले, फिर ऑल्सो हैविंग वो एक सिनोनिमिटी आ जाए कि अटेलेवी मतलब बेस्ट, ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट फूड, ग्रेट कॉकटेल्स वाला एक, मतलब मेरा ब्रांड बस सिनोनिमस हो जाए हर उस चीज़ से. कि कोई बात करे यार इंडिया में मतलब बेस्ट खाना कौन सी चेन में मिलता है भी, जैसे मोती महल बहुत फेमस है, सोशल्स बहुत फेमस है, 1-8 कम्यून बहुत फेमस है. मैं ज़्यादा अटेलेवी भी उस कैटेगरी में आए कि इतना एक ब्रांड बन जाए जो इजीली रिकग्नाइजेबल बन जाए. यस सर. बट विद ओनली पॉजिटिव थिंग्स. कोई ये नहीं बोले कि अटेलेवी नहीं खराब खाना रहता है, बस इंटीरियर अच्छा बना देते लेकिन बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मतलब नहीं है. नहीं, इट शुड बी सिनोनिमस विद एवरीथिंग ग्रेट. ट्रू सर. जो एक रेस्टोरेंट होना चाहिए. एंड सर अगर कहीं पे भी नाम आए वेदांत, सो उस नाम को किस इंग्लिश वर्ड से होना चाहिए कि लाइक जब मेरा नाम आए सो लोगों के माइंड में ये वर्ड एकदम उसी समय घुसना चाहिए? सन की, बट इन वो पॉजिटिव वाला. ओके. अच्छा वाला. ट्रू सर. मतलब मेनियक बोल लो, साइकोपैथ बोल लो, लेकिन वो नेगेटिव कॉनोटेशन से नहीं कि पागल है आदमी है, नहीं, बट लाइक कि हाँ अपने काम को लेके, अपने ब्रांड को लेके, अपने रेस्टोरेंट को लेके ऑब्सेस्ड. वो ट्रू सर. कि रेस्टोरेंटर बनना है तो वेदांत जैसा बनो, अगर इंडस्ट्री में जानी है तो. ट्रू सर. तो ये मैं चाहता हूँ. बहुत लंबा सपना है लेकिन इट विल हैपन सर. Fingers crossed. Thank you so much Vedant sir. Thank you. Giving your precious time. And guys, I am definitely sure कि लाइक हमने इतने पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें जो कवर करी, सो काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स आपको मिली होगी. एंड विल ट्राई कि हम इस टाइप का कंटेंट और आपको दें, आगे चल के साथ देखेंगे अपन इन डेप्थ भी. इफ़ वी वांट टू कवर अ स्पेसिफिक डोमेन, सो विल सी टू इट. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू
for watching Thank us. you. We'll see you in the next episode. Thank you so much. Jai Mata Di.